कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना या तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वो क्रिटिकल है, बट उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल क्या है पता है कि आपको कौन सी कंपनी कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि पर्सनली मुझे कहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पर्सनली मैंने भी अभी तक नहीं किया है। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको एजुकेशन के लिए है, हम यहाँ पे आपको ये वीडियो जो है वो ला रहे हैं। यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहो तो इन्वेस्ट करो, आप ना चाहो तो इन्वेस्ट ना करो, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा भी आपका है। तो इसीलिए इसी एक माइंडसेट के साथ, एक इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे हम ये वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कि हम तीन मेजर स्टॉक्स के बारे में, तीन मेजर कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला है ओला, दूसरा है पेटीएम और तीसरा है नाइका। तो ये तीनों कंपनीज में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और मैं फ्यूचर में शायद कभी इसमें इन्वेस्ट ना भी करूँ। ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक मैं छोटा सा और एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली इन तीनों कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो बिजनेसमैन या तो बिजनेस वूमन है, उन सब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने एक बिजनेस जो है वो डेवलप किया है इंडिया में। जबकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वहाँ पे बिजनेस करना इजी चीज़ नहीं है, और ऐसे डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग और इतने हाईली कंपटीटिव एनवायरनमेंट में भी इन्होंने ये बिजनेस सेट किया है, एक अच्छे खासे लेवल पे भी लेके गए हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली उनकी एक रिस्पेक्ट करता हूँ। बट हम जब इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, हमारा जब खुद का पैसा उस कंपनीज के अंदर जब हम लगाने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक डिफरेंट लेवल का हमें अवेयरनेस वहाँ पे चाहिए। तो इसीलिए वो दोनों चीज़ें सेपरेट है कि आप किसी बिजनेसमैन की रिस्पेक्ट करते हो वर्सेस आप उनकी कंपनी में भागीदार होना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि वो एक आपका सेपरेट डिसीजन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मैं इन तीन कंपनीज में शायद कभी फ्यूचर में भी क्यों इन्वेस्ट इसमें नहीं करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में अगर यहाँ पे हम जानते हैं, तो जिससे हम देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप इतनी करेक्शन के बाद भी 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का आरओई, आरओसी का नंबर दोनों ही आप देख सकते हो एकदम नेगेटिव में है, और वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो की, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 0.69 का तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर अभी भी डेट है। मतलब आई थिंक कंपनी ने कुछ लास्ट क्वार्टर में कुछ अपना डेट जो है वो रिपे किया, बट फिर भी अभी भी डेट का जो लेवल है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। मतलब डेट जो है वो कम नहीं है इस कंपनी में भी। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे लेट्स से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो -48% है। मतलब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ। दूसरा अगर मैं एक रेड फ्लैग भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो कंपनी ने अपना जो, जैसे आप देख सकते हैं कि जून 2024 में कंपनी ने पोस्ट किया था समवेयर अराउंड 1600 का सेल्स, 1600 करोड़ का सेल्स जहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट किया था। जबकि इस साल सेम क्वार्टर के अंदर वो ऑलमोस्ट 50% जितना वो डाउन आ चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर मैं लास्ट या सेम क्वार्टर की बात करूँ तो जो लॉस हुआ था उससे भी ज़्यादा लॉस इस बार हुआ है। मतलब क्या ही बोले, मतलब जो आपका जो सेल्स है वो डाउन है, आपका जो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस ही बोल सकते हैं इसको, वो नेट लॉस जो है वो ऊपर से बढ़ गया है। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें कि बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में भी अगर एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो डेट है उसको उन्होंने रीपे किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये क्या फ्यूचर में भी यही चीज़ करते रहेंगे? लेट्स से अगर उनको अभी और भी एक्सपेंशन करना है या तो अपनी और भी किसी भी फैसिलिटीज़ में अगर उनको अभी भी पैसा वगैरह लगाना पड़ा, तो वहाँ पे उनको पैसा जो है वो बाहर से उठाना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी, या तो उनको जो अपनी इक्विटी है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कंपनी जो है ना, क्योंकि अभी ये प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो अगर उसको एक्सपांड करना है तो यहाँ पे उनको पैसा अगर लेट्स से चाहिए तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या तो डेट लेना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ जो है वो कंपनी के लिए ज़रा भी पॉजिटिव हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। फिर अगर मैं कैश फ्लो में भी जाता हूँ, कंटिन्यूअसली जब से कंपनी लिस्ट हुई है, जब से कंपनी का डेटा अवेलेबल है, तब से लेके अभी तक कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव ही पोस्ट किया है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि मार्च 2021 में ये -252 करोड़ था, आज वो ऑलमोस्ट 10x हो गया है। 10x मतलब कि नेगेटिव में। तो ये एक कैसा साइन है, मतलब आप खुद भी इसको जज कर सकते हो। फिर अगर हम और एक चीज़ लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो वहाँ पे एक बहुत ही वरिंग साइन है। क्या है कि एफ
DIS दोनों ही यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं सितंबर में समवेयर अराउंड 4% से लेके अभी 2.89 पे आ गए हैं। DIS जो है वो 5.16 से 2.93 मतलब ऑलमोस्ट 3% पे आ गए, मतलब उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी कम की है, जबकि रिटेल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता जा रहा है। दूसरा एक वरिंग साइन ये भी है कि जैसे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी इज इंक्रीजिंग। जैसे हम देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड 14 लाख जितने शेयर होल्डर उस टाइम पे थे, जो अभी बढ़ के 16.72 लैक्स के आसपास हो चुके हैं। तो यहाँ पे मतलब एक चीज़ ये भी होता है कि जब हम देखते हैं ना, रिटेल का माइंडसेट कैसा रहता है कि अरे 40 रुपये का स्टॉक है, ले लेते हैं, ये 40 रुपये का जो स्टॉक है ना वो तो 80 हो ही जाएगा। इसी माइंडसेट के साथ यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर की जो कम्युनिटी है वो चलती है। तो इसीलिए मैं आपको लेट से अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको स्टॉक का प्राइस है ना उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कंपनी के वैल्यूएशन पे, ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपको देखनी है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या कंपनी अपना जितना भी प्रॉफिट बनाती है क्या उसमें से कुछ हिस्सा या तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं, कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है कि नहीं, क्या कंपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, सोचना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं तो रिटेल की शेयर होल्डिंग बढ़ती जा रही है और FIS DIS अपना स्टेक जो है वो कम कर रहे हैं। अच्छी साइन नहीं है। मार्केट में समवेयर अराउंड 5000 जितनी कंपनीज लिस्टेड है और उसमें ऑटो या तो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में भी बहुत सारी कंपनीज है। अगर मुझे पर्सनली अगर पैसा लगाना है तो मैं ऐसी कंपनीज में पैसा लगाऊंगा कि जहाँ पे कैश फ्लो अच्छा है, कैश फ्लो का जो नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, बैलेंस शीट की पोजीशन स्ट्रांग है, मार्केट कैप भी छोटे लेवल पे है और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ अच्छा काम करें। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी कंपनीज की जो एक लॉस मेकिंग है। ऐसी कंपनीज अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो ये एक सूटेबल है ही नहीं रिटेल के लिए। आपको जबकि कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है तो कंपनी की जो शेयर की जो प्राइस है वो कैसे बढ़ेगी। तो यही चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। लेट से अभी हम दूसरा अगर स्टॉक के बारे में बात करें जो जिसका नाम है पेटीएम। तो अगर मैं पेटीएम के यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल के ऊपर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे अगेन ROE ROC के नंबर 10% वो भी नेगेटिव में, नॉट अ गुड साइन। फिर जैसे हम देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो जैसे रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो जैसे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया था, वहाँ से वो गिर के क्लोज टू 7,000 करोड़ के आसपास अभी चल रहा है। और अभी तक कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी एक साल भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और यहाँ पे जैसे आपको लग रहा होगा 1400 करोड़ के आसपास का जो लॉस था वो अभी घट के 600 करोड़ के आसपास आ गया है। तो आपको लग रहा है कि कंपनी एक टर्न अराउंड फेज में है, बट आपको थोड़ा डीपर लेवल पे भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्या कि जैसे हम देख सकते हैं कि अदर इनकम, तो अदर इनकम यहाँ पे इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेनली उन्होंने कुछ अपना बिजनेस जो है, जैसे हम देख सकते हैं कि अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम्स में 823 करोड़ का उन्होंने कुछ इनकम यहाँ पे हमें दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने बिजनेस का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा और वो इनकम जो वहाँ से आई है, वो जो प्रोसीडिंग आई है उसको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। बट ये जो है ना वो अदर इनकम एक्सेप्शनल है, मतलब ये जो 800 करोड़ है क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर या तो नेक्स्ट ईयर में रिपीट होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको उस नंबर को हटा के ही आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो अगर हम वो नंबर को अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का नेट प्रॉफिट के अंदर इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये भी एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि लेट से अगर हम कैश फ्लो में जाते हैं तो देखो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ये जो कंपनी है वो अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव दिखा रही है। 1-2 साल में उन्होंने कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया था, बट वापस से इस साल में नेगेटिव पे आ गई है वो, नॉट अ गुड साइन। फिर अगर मैं इन्वेस्टर सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता है कि DIS ने ऐसी कंपनीज जो एक रिटेल का पैसा मैनेज करती है वो कैसे इन सारी कंपनीज के अंदर वो स्टॉक बाय कर सकती है, कि जहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग के अंदर आप पब्लिक का पैसा, रिटेल का पैसा ऐसी कंपनीज में डाल रहे हो। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक ले रखा है, क्लोज टू 30%, और उसमें आई थिंक उसमें विजय शेखर शर्मा का भी नाम है।
तो ये सारी कंपनीज जो कैसी है कि जो प्राइवेट इक्विटी के लिए ये सूटेबल रहती है, कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, अर्ली स्टेज में वो इन्वेस्टिंग करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि ये सारी कंपनीज का जब वो मार्केट में आती है तो वो कोई कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई उपकार कर रही है। यहाँ पे ये इन सारी कंपनीज का क्या है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स, मतलब अपने जो शेयर होल्डर्स, मतलब कि जो बिफोर लिस्टिंग जो उनके शेयर होल्डर्स थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको एग्जिट देने के लिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि उसको आईपीओ लेके आते हैं, कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। तो इसीलिए ये कंपनीज जो है ना वो सूटेबल है ही नहीं, अगर आप मुझे पूछे तो, कि पब्लिक में हम इसको यहाँ पे उसको लेके आए। और दूसरा, अगर लेट्स से अगर आप ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो यहाँ पे आपके पास पेशेंस बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। बल्कि जबकि मैं तो अगर पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट लेट्स से अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है अपना पैसा, तो ऐसी कंपनीज में करो कि जो प्रॉफिट मेकिंग हो। फिर अगर मैं तीसरी कंपनी के बारे में बात करूं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉर्बिटेंटली ओवर वैल्यूड जो इसको हम बोल सकते हैं वो कंपनी में है। स्टॉक का पी तो देखो 921 का स्टॉक का पी है, बुक वैल्यू 4.5 का, जबकि करंट प्राइस है 213 का। मतलब अगर मैं प्राइस टू बुक यहाँ पे देखता हूँ तो वो है 46.8, मतलब ऑलमोस्ट 47 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक जो है वो चल रहा है। ROE ROC के नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब 5%। मतलब क्या ही बोलूँ, अगर आपकी जो शेयर होल्डर्स है वो 5% यहाँ पे कमाते हैं, इससे बढ़िया है कि आप इन पैसों को आप एफडी कर दो, वहाँ पे भी आपको 8% के आसपास का आपको वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं 5.16% का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या मैं बोलूँ। दूसरा, अगर आप देखो पीईजी रेशियो 21.3 का पीईजी रेशियो, हद से ज़्यादा। डेट टू इक्विटी 1.01, मतलब जितना इक्विटी है उतना ही उन्होंने डेट भी ले रखा है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है कि 35.1% का उन्होंने सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पोस्ट किया है, बट जबकि उनकी जो वैल्यूएशन तो देखो 921 का अगर मैं यहाँ पे पी दे रहा हूँ तो उसके सामने 35% का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसा कोई तोड़फाड़ नहीं है। फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं प्राइस टू बुक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। फिर लेट्स से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो नंबर यहाँ पे हम दिख रहे हैं 2%, 5%, 6%, मतलब मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग कंपनी जो होती है ना, कि वो एक जगह से माल परचेस करती है, दूसरी जगह पे वो सेल कर देती है, और बीच का जो कमीशन है ना वही उनको मिलता है उस तरह के मार्जिन से। मतलब नायका एज अ ब्रांड है, अगर लेट्स से अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड की एक वो कमांड करता है प्रीमियम। अगर आप कोलगेट देख लो, आप नेस्ले देख लो, उनके नंबर्स देखो, ROE ROC के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर देखो, उसको बोलते हैं ब्रांड्स। यहाँ पे जैसे नायका जो है वो 6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं है ये, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और पूरे साल में वो 72 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि उसकी मार्केट कैप कितनी है 60,000, मतलब 61,000 करोड़ के आसपास उसकी तो मार्केट कैप है। मतलब ये कितना ओवर वैल्यूड है उसका कोई एंड ही नहीं है। फिर अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो जैसे हम देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया कि डेट जो है वो कम नहीं है, डेट टू इक्विटी 1.01, मतलब ऑलमोस्ट जितना डेट है उतना ही इक्विटी है। तो वहाँ पे कंपनी को वो भी दिक्कत आ सकती है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो, अभी ये तो एक काइंड ऑफ कंज्यूमर कंपनी है, तो ऐसी कंज्यूमर कंपनी में भी यहाँ पे उन्होंने कभी कभार अपना जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव पोस्ट किया है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्री ही इनको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक कर रही है। तो ये इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी वो कंपनी जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, एफिशिएंटली नहीं कर पा रही है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स, अगेन मैं सेम चीज़ यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा, FIIs तो ठीक है, पर DIS जो हमारे रिटेल का पैसा मैनेज करते हैं, क्या आप चाहते हो कि आपका पैसा जो है वो 1000 P के जो स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट करो? आप खुद सोचो। बट यहाँ पे जो आपके जो फंड मैनेजर है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे फंड्स ने यहाँ पे स्टेक ले रखा है, तो मतलब ये क्या है, हमें भी खुद को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे पिक हो गया था ऑलमोस्ट 5,85,000 जितने यहाँ पे रिटेल शेयर होल्डर थे, जो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दैट इज़ फाइन, बट फिर भी क्या कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो ग्रोथ है, क्या वो उसको इतना प्रीमियम कमांड करती है?
मुझे पर्सनली नहीं लगता है। और इतनी हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके मुझे भी रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी, तो मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अपने को तो जैसे आपको पता ही हमारे चैनल का नाम है वैल्यू मावेरिक। इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढना पसंद करते हैं। ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब तक हमें नहीं लगेगा कि वैल्यूएशन जो अभी हम देख रहे हैं वो वैल्यूएशन घट के एक कंफर्टेबल लेवल पे आया है, तब तक इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई भी तरह का सेंस हमारे तरफ से इसमें नहीं बनता है। बट अगेन डिस्क्लेमर यही है कि हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय का, सेल का, होल्ड का, किसी भी तरह का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डालने के लिए कि जब आप किसी स्टॉक को देखते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे आपको उसको निगेट भी करना आना चाहिए। तो इसीलिए यही सारी थॉट प्रोसेस के साथ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना जो रिस्क प्रोफाइल है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।